अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप तमाम सभी अहबाब जानते हैं कि 22 सितंबर से कर्नाटक हुकूमत की जानिब से सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल एक सर्वे हो रहा है, जिसे हुर्फ़-ए-आम में कास्ट सेंसस कहा जाता है, जिसमें ये 15 दिनों तक ये सर्वे चलेगा, जिसमें इल्यूमिनेटर्स आकर घर घर आकर आपके अहल खाना की समाजी हालत, सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, तालीमी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसका डेटा तैयार करेंगे, जिसके बाद हुकूमत को दिया जाएगा, जिससे हुकूमत को पॉलिसी मेकिंग में आसानी होगी। तो हम आपके सामने उस ज़िमन में हुकूमत ने 60 सवाल तश्कील दिए हैं। उन 60 सवालों को आपको किस तरह से भरना है, उसके ताल्लुक़ से जानकारी फराहम करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इसमें जो 60 सवालात के जवाबात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस 60 सवालात के जवाबात को आप उसी तरीके से इल्यूमिनेटर्स को बताएंगे। चलिए, इसमें पहले जो पहला सफ़ा जो है उस सवालात का, उसमें ये ज़िले का नाम, जिस तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट नेम आपका है, जैसे कि आप अगर से गुलबर्गा में है, बीदर में है, मैसूर में है, कहीं पर भी जो है वो ज़िले का नाम रखना है। ये इल्यूमिनेटर का काम है। तालुक़े का नाम वगैरह भर्ती करने का पूरा इल्यूमिनेटर का नाम है, ये रहेगा। फिर उसके बाद जो है आपको जो अहम सवालात वगैरह आएंगे, हाँ, तो इसमें जिस तरह से सवाल दिए गए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम, ज़िला कोड, तालुक़े का नाम, तालुका कोड, गांव, शहर वार्ड कोड, वार्ड नंबर, ब्लॉक नंबर, घर नंबर, डाक का पता। फिर यहाँ से आपका पहला सवाल शुरू होता है, घर के हेड ऑफ द फैमिली, घर के सरबराह का स्मार्टफोन नंबर। जिस तरह से आप अगर से आपके घर में आप बड़े हैं, या आपके वालिद साहब बड़े हैं, या आपके बड़े भाई बड़े हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका यहाँ पर आपको नंबर देना है। जैसे कि कुछ भी एक नंबर आपको जो है, जो आपके अहले खाना, जो आपके हेड ऑफ द फैमिली जो भी है, वो आपको यहाँ पहला फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना है, ताकि इल्यूमिनेटर्स को, और स्मार्टफोन होना चाहिए, ताकि फर्दर जो इल्यूमिनेटर जब आपका ये फॉर्म भरेगा, तो आखिर में जितना फॉर्म भरने के बाद उसकी जानकारी आपको एक PDF फॉर्मेट में आपके हेड ऑफ द फैमिली के फ़ोन में PDF फॉर्मेट आएगा, जिससे आपको भी समझने में आसान होगी कि आपने इल्यूमिनेटर को किस तरह की जानकारी दी है। चलिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये देखो, उसके बाद है दूसरा सवाल, घर के सरबराह के वालिद की तफसीलात। घर के सरबराह के वालिद की तफसीलात, यानी कि अगर से आप घर में हैं, या आपके वालिद आपके घर के सरबराह हैं, आपके हेड ऑफ द फैमिली आपके वालिद हैं, तो उनके वालिद की तफसीलात यहाँ पर आने चाहिए। अगर से मेरे वालिद हैं, तो ये यहाँ पर मेरे दादा के तफसीलात आने चाहिए, कि यहाँ पर मेरे दादा ने जो है कहाँ तक तालीम हासिल की थी। यहाँ पर ये दिया गया ऑप्शन SSLC, POC, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये मेरे दादा के तफसीलात आना चाहिए, मेरे वालिद की नहीं है। मेरे वालिद मेरे हेड ऑफ द फैमिली है, तो ये मेरे दादा की तफसीलात यहाँ पर देना है, कि घर के सरबराह के वालिद की तफसीलात तो यहाँ पर देना है। यहाँ पर पूरे ऑप्शन है, जैसा कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी मेरे दादा क्या सरकारी मुलाजिमत करते थे या प्राइवेट थे, तो उनका ज़िला पैदाइश कहाँ पर पैदा हुए थे, या गुलबर्गा में पैदा हुए थे, बीजापुर में पैदा हुए थे, यादगिर में पैदा हुए थे, हैदराबाद में पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, ज़िला पैदाइश, ज़िले के बाहर पैदा हुए थे। अगर से हम गुलबर्गा में हैं, तो क्या वो गुलबर्गा से बाहर यादगिर या बीजापुर में पैदा हुए थे यहाँ पर, या फिर रियासत के बाहर, यानी कि हम कर्नाटक की बात करें, क्या वो तेलंगाना में पैदा हुई, उस तरह की यहाँ पर जानकारी देना है। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन में और एक है, घर के सरबराह का फ़ोन नंबर। यहाँ पर भी जो है घर के सरबराह का फ़ोन नंबर पूछा जाना है, यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली का फ़ोन नंबर देना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, घर हेड ऑफ द फैमिली का राशन कार्ड नंबर, जो राशन कार्ड नंबर है, यहाँ पर थर्ड में राशन कार्ड नंबर देना है। इसी तरीके से फोर्थ में तमाम घर वालों के आधार कार्ड नंबर। अच्छा, इल्यूमिनेटर आएंगे तो 3 तरीके से ये सर्वे करने के, उनके वास्ते इल्यूमिनेटर के पास 3 ऑप्शंस है आपके घर का सेंसस करने के। पहला, वो राशन कार्ड से कर सकते हैं आपके घर का सर्वे, और दूसरा आधार कार्ड से कर सकते हैं। आधार कार्ड भी अगर से पास किसी नहीं है, तो आधार का एनरोलमेंट नंबर से भी सर्वे में उनको शिरकत की जा सकती है, शरीक किया जा सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप आधार कार्ड से ही इल्यूमिनेटर को आपके घर का सर्वे करने की इजाज़त दीजिए, या फिर उनको बोलिए, गुजारिश कीजिए कि आधार कार्ड के बेस पर ही वो ये 60 सवालात का जवाब सुन ले। चलिए, यहाँ पर आधार कार्ड घर के तमाम, अगर से घर में 5 अफराद हैं,
तो 5 अफराद के जो है घर के आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आधार कार्ड, सवाल नंबर 4, घर के अफराद के तमाम के आधार कार्ड यहाँ पर आपको पूरे लिखाना है। अच्छा, यहाँ पर आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं है, अगर से आपके पास 6 साल बेटी है जिसका आधार कार्ड नहीं बना, 6 साल बेटा है आधार कार्ड नहीं बना, तो उसको आधार का एनरोलमेंट नंबर भी दिया जा सकता है। यानी कि आपने एप्लीकेशन दी है आधार के लिए फॉर्म भरा है, अभी नंबर नहीं आया है, मगर जो एनरोलमेंट नंबर है उससे भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। फिर घर के तमाम अफराद का इलेक्शन आईडी कार्ड एपिक नंबर पूछा जा रहा है सवाल नंबर 5 में। इलेक्शन आईडी कार्ड एपिक नंबर तमाम घर के अफराद का एपिक नंबर देना है। फिर उसके बाद घर के तमाम अफराद का नाम, सवाल नंबर 6, घर में जितने भी अफराद हैं उनके नाम में हेड ऑफ द फैमिली के साथ। चलिए, फिर आता है सवाल नंबर 7, घर के सरबराह के यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके साथ जिनका सर्वे हो रहा है आपके, उनका रिश्ता क्या है। समझे, हेड ऑफ द फैमिली मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो मेरे वालिद के हेड ऑफ द फैमिली के साथ मेरे लड़की का क्या रिश्ता होगा, पोता पोती। अब मेरे वालिद घर के हेड ऑफ द फैमिली को मेरे वालिद है, तो मेरे लड़का लड़की के साथ क्या हुआ, मेरे वालिद का रिश्ता पोता पोती। मेरा क्या, जब अगर से मेरा होगा तो वो बेटा आएगा, ये बेटा आएगा, मेरा अगर से होगा तो बेटा आएगा, मेरी बेटी का होगा तो ये पोता पोती है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली मेरे वालिद है। चलिए, सबसे अहम यहाँ पर एक बात होने वाली, वो है सबसे अहम कॉलम नंबर 8 जिसमें लिखा गया मजहब। कॉलम नंबर 8 में सबसे अहम जो क्वेश्चन आने वाला है मजहब में हम तमाम को, चूंकि मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं उनको नंबर 2 पे सेलेक्ट करना है इस्लाम। मजहब के कॉलम में वहाँ पर एलिमेंटर आएगा तो उसको बताना है मजहब में इस्लाम को आपको दर्ज करना है। फिर इसी तरीके से और एक मजहब, फिर इसकी बात आ रही है यहाँ पर ज़ात, बहुत अहम चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। मजहब में आपको इस्लाम लिखना है तो यहाँ पर आते हैं ज़ात में आपको लिखना है मुस्लिम लिखना है, आपको ज़ात में लिखना है मुस्लिम। ज़ेली ज़ात, फिर नंबर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मजहब में आपको लिखना है 8 नंबर में आपका जो मजहब है, मजहब में आपको लिखना है इस्लाम, वो ऑप्शन आएगा। ज़ात में लिखना है मुस्लिम। फिर ज़ेली ज़ात में जो है, ज़ेली ज़ात में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने मुसलमानों की 36 रिजर्वेशन दिया है, 36 ज़ातों को रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, 36 ज़ातों को रिजर्वेशन दिया है। वो उन ज़ातों में जैसे कि बागबान, फूल माली, छपरबंद, इस तरह से मेहतर, हजाम जो मुस्लिम हैं, नदाफ, इस तरह के 36 सबकास्टों को कर्नाटक हुकूमत ने रिजर्वेशन दिया है। तो उन 36 जातों, अब जैसे दूसरे यहाँ पर अगर से आप सैयद हैं तो यहाँ पर सैयद लिखिए, सैयद, शेख हैं, जो भी है आप वहाँ पर ये ज़ेली ज़ात लिखना है, ज़ेली ज़ात सब कास्ट लिखना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन सिनोनिमस यानी लिखने का, जैसे बागबान जमात है, या बागबान जमात को बाज़ जगह जो है बागबान इस तरह भी लिखा जाता है, बाज़ जगह BAGBAN लिखा जाता है, बाज़ जगह पर BAG बागवान इस तरह का भी लिखा जाता है। तो ये सिनोनिमस जातें जो है वो 11 में इस तरह से आएंगी, तो इनको इस तरह से 11 में लिखना है। अगर से आप बागवान है, फूल माली है, इस तरह से जो भी है उसको इस तरह से ये करना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या आप ज़ात सर्टिफिकेट हासिल किए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर से आप खसाब हैं, कुरैशी हैं तो उनको रिजर्वेशन हासिल है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर से है तो कास्ट सर्टिफिकेट हाँ लिखना है। अगर से आप खसाब हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं लिखना है। इसी तरह जेंडर 13 नंबर पे आ रहा है, जेंडर मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। अगर से आप मेल है, फीमेल है, यहाँ पर थर्ड जेंडर लिखना है। जब जिस दिन आपका सर्वे हो रहा है, जिस दिन आपका सेंसस हो रहा है, उस दिन आपकी उम्र क्या है वो यहाँ पर उम्र लिखना है। समझिए, जो भी आपकी उम्र है, ज़रूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप वो एग्जैक्ट करके बताएं, जो उम्र चल रही है उसी उम्र के हिसाब से यहाँ पर आपको सवाल नंबर 14 में जो है आपको आपकी एज लिखाना है। या इस तरह से ये 14 हो गए। अच्छा, एक अहम बात यहाँ पर है जो है सवाल नंबर 15
15 में सबसे अहम बात यह है कि हम में से बहुत से लोग मादरी ज़बान की अहमियत नहीं समझते। मादरी मदर टंग, कर्नाटक में बेशतर मुसलमानों की मादरी ज़बान है उर्दू। हम लोग गफलत में क्या कर देते हैं, हिंदी बोलते हैं अपनी मादरी ज़बान को। कर्नाटक में बेशतर मुसलमानों की मादरी ज़बान है उर्दू। इसलिए कॉलम नंबर 3 सवाल नंबर 15 में, सवाल नंबर जो 15 है मादरी ज़बान का, उसमें टिक करना है उर्दू। तीसरे नंबर पर है, हम बहुत से कर्नाटक में अक्सर मुसलमानों की मादरी ज़बान है उर्दू। तो याद रखिए ये बहुत अहम डाटा होने वाला है, तो उस डेटे का सही इस्तेमाल होने से अपनी मादरी ज़बान उर्दू ज़रूर लिखाएं। हाँ, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो दूसरी ज़बानें लिखाने के लिए आज़ाद हैं, मगर जिन मुसलमानों की मादरी ज़बान उर्दू है वो कॉलम नंबर 15 नंबर सवाल नंबर 15 में उर्दू को ज़रूर टिक करें। अच्छा, इसके बाद आ रहा है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है आप हैंडीकैप हैं क्या। सवाल नंबर 16 पूछा जा रहा है हैंडीकैप हैं क्या। हैंडीकैप अगर से हैंडीकैप हैं तो उसका एक हर हैंडीकैप को एक यूडीआईडी नंबर मिलता है। अगर से हैं तो वो यूडीआई नंबर यहाँ पर आपको देना है। अगर आपके पास यूडीआई नंबर ना हो तो माजूर पेन की सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट जो होती है हैंडीकैप सर्टिफिकेट, वो होना। अगर से के पास आपके पास यूडीआई नंबर भी नहीं है और इसकी आपके पास माजूरपन की सर्टिफिकेट भी नहीं, हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, जो एलिमिनेटर आएगा वो आपकी फ़ोटो लेगा। भाई आपका पाँव अगर से पोलियो ज़दा है, किस तरह से आपका कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट से आप हैंडीकैप है, उसकी आपकी फ़ोटो लेगा। तो इसके ऊपर बराबर कोऑपरेट करें। 16 नंबर सवाल को अच्छी तरह समझ लें। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में भी है कि वही सवाल 16 को और आगे गया है, क्या आप अगर से हैंडीकैप हैं तो रोज़ अपनी सरगर्मियों के लिए आपने कोई केयर टेकर रखा है। तो यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर अगर से हाँ तो क्या आपने एम्प्लॉय रखा है या फिर आपकी देखभाल के जो हैंडीकैप है उसके देखभाल के लिए कोई घर का आदमी काम करता है, वो यहाँ पर टिक करना। अगर हाँ तो ख़ानदानी फ़र्द या फिर आपने उसको एम्प्लॉय रखा है, वो आपको टिक करना है। फिर आप जो अगर से आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप के दौरान जो है उसको अपने हेल्प के लिए कौन से सामान इस्तेमाल करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी है। जैसे कि ट्राईसाइकिल दी गई है, स्मार्ट छड़ी दिए गए हैं, सुनने का आला दिया गया है, चौपाई दिया गया है। हाँ, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक चेयर दी गई है, बैसाखी दी गई है। ये ऑप्शंस हैं आपको, अगर से आप माजूर हैं हैंडीकैप हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं कि आपको किस तरह से आपकी रोज़मर्रा आप डेली लाइफ में अपने आप को मूव करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जाए आपकी मार्शल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। इसमें पूरी तरीके से पूरी एक लिस्ट बताई गई है। 14 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 14 ऑप्शंस में पूछा गया है कि आप गैरशुदा अनमैरिड हैं, अनमैरिड यहाँ इसी बरादरी में अगर से आप सैयद हैं तो सैयद बरादरी में शादी की, आप बागबान हैं तो क्या बागबान बरादरी में शादी की, आप खसाब हैं तो खसाब बरादरी में शादी की है, या फिर बैन बरादरी शादी यानी कि इंटर कास्ट मैरिज हुई है। जैसा कि बागबान है तो खसाब बरादरी में शादी की है, सैयद है तो शेख बरादरी में शादी की है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है इंटर रिलीजियस, बैन मजहबी शादी की, इंटर रिलीजियस शादी की, अगर आप मुस्लिम है तो किसी नॉन मुस्लिम से शादी की है। इस तरह का, क्या बेवा से शादी की है, क्या आप विडोवर हैं, या फिर बेवा जिसकी, क्या फिर आप बेवा है जिसकी दोबारा शादी हुई है, आप तलाशशुदा है, शोहर से अलहदा, बीवी से अलहदा, इस तरह से जो है यहाँ पर 17 आपको जो है आपकी अज़वाजी हैसियत बताने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसका भी आपको पूरी तरीके से भर के आपको जवाब देना है। शादी के वक्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आपको बताया गया है शादी वक्त आपकी उम्र क्या थी। शादी के वक्त आपकी उम्र क्या थी, 22 साल में हुई, 23 साल में हुई, 18 साल में हुई, 30 साल में हुई, 34 साल में हुई, जो भी आपकी उम्र हुई है शादी के वक्त आपकी जो उम्र थी वो उम्र आपको यहाँ पर एलिमिनेटर को आपको मालूम कराना है। फिर यहाँ पर स्कूल की क्वेश्चन नंबर 19 भी एक अहम है। स्कूल की किस्म, आपने किस किस्म के स्कूल से तालीम हासिल की, यहाँ पर पूरे ऑप्शंस दिए, जिस तरह से गवर्नमेंट कन्नड़ मीडियम स्कूल,
गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट तमिल मीडियम स्कूल, इस तरह से पूरे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपने जिस तरह से तालीम हासिल की उसको आपको जानकारी देना है। जैसा कि हम अगर से मेरी बात करें तो हम गैर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल, इसमें हमारी तालीमी जिस तरह से दूसरे अहबाब हैं सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इस तरह से आपको आपकी तालीम किस स्कूल में हुई उसके ताल्लुक से आपको जानकारी देना है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपकी हायर एजुकेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है हायर एजुकेशन क्या है। एजुकेशन की आपकी टोटल मालूम किया जा रहा है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं या आप इलिटरेट हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी पूरे ऑप्शन दिए, इलिटरेट एजुकेशन हुआ, मगर फॉर्मल एजुकेशन हुआ है, अनफॉर्मल एजुकेशन हुआ है, प्राइमरी 1 to 4th, मिडिल 5th to 7th, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी यहाँ पर दिया गया है, PhD तक भी यहाँ पर दिया गया है कि आप PhD तक पढ़ें, यानी कि आपकी तालीमी काबिलियत, तालीमी लियाकत जानने की यहाँ पर कोशिश की है। यानी कि गवर्नमेंट जानना चाहती है कि किस कम्युनिटी में कितने लोग PG पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े हैं, किस कम्युनिटी में कितने लोग टेक्निकल एजुकेशन में पढ़े हैं, किस कम्युनिटी में कितने कितने बच्चों का ड्रॉप आउट है, किस कम्युनिटी में कितने लोग सिर्फ प्राइमरी की हद तक ही तालीम हासिल करें। ये इस तरह का जानने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इस सर्वे के ज़रिए। हाँ, सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है, यानी कि इस 6 से 16 साल तक की उम्र के जिन्होंने ड्रॉप आउट्स हुए हैं वो कौन सी क्लास से ड्रॉप आउट हो, किस एज में ड्रॉप हो गए, वो पूछा जा रहा है। एक तरफ हुकूमत एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रही है कि कहाँ तक पढ़े हैं, अगर से ड्रॉप आउट्स है तो ड्रॉप आउट्स की भी जानकारी देने की हुकूमत कोशिश कर रही है। सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की डिटेल्स सिर्फ 6 से 16 साल की उम्र तक किस जमात से स्कूल तर्क की थी। क्या 11 साल की उम्र में एजुकेशन 5th में ड्रॉप आउट हुआ था, क्या फिर 13 साल की उम्र में 7th में ड्रॉप आउट हुए थे, क्या 15 साल की उम्र में ये 9th में ड्रॉप आउट हुआ था। तो इस तरह का ये जानने की कोशिश की जा रही है। या फिर नेक्स्ट सवाल आ रहा है यहाँ पर, फिर अगर से 16 साल, फिर वहाँ 6 से 16 साल के अंदर की बात तर्क करने की बात हो रही थी। अब यहाँ पर इसी में जो है सी में आ रहा है कि 6 से 16 साल की उम्र में स्कूल जो तर्क किए थे उसकी वजह क्या थी। क्या गरीबी की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हुए थे, क्या स्कूल दूर था, क्या फिर स्कूल के टाइमिंग आपको बराबर नहीं थी, क्या टीचर का खौफ था, क्या टीचर्स वक्त के पाबंद नहीं थे, क्या एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी, या फिर वालिदैन की दिलचस्पी गैर दिलचस्पी थी बच्चों के स्कूल में, क्यों जैसे 6 से 16 साल की उम्र में ये बच्चा स्कूल नहीं गया, ये यहाँ पर हुकूमत जानने की कोशिश करे। इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं। सवाल नंबर 22 में अब नेक्स्ट लेवल पे आ गया है। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है कि 16 साल से, सवाल नंबर 22, 16 साल से 40 साल तक की उम्र में एजुकेशन कंटिन्यू ना करने की क्या वजूहत है। 10th पढ़े, 10th पढ़ने के बाद छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू हो गए, PUC में नहीं लिया, किसी डिप्लोमा में एडमिशन नहीं लिया, छोड़ने की वजह क्या थी। वही था, क्या गुर्बत मसाइल थे, गुर्बत माली मसाइल से थे, क्या कॉलेज के स्कूल के औकात ये थे, क्या पढ़ाई समझ में दुश्वारी हो रही थी, क्या वजह से 16 साल के मैट्रिक के बाद एजुकेशन जारी नहीं रखा गया, उसकी भी यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश की गई है। 23 में भी वही पूछा है कि अन्य एजुकेशन की वजह क्या थी। अगर से आप ड्रॉप आउट हुए हैं, आपने मैट्रिक के बाद कंटिन्यू नहीं किया है एजुकेशन को, तो उसके वजह क्या थी, वो भी यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। अच्छा, फिर ये सवाल नंबर 24 में पूछा जा रहा है हुकूमत की जानिब से एजुकेशन सेक्टर में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, उसके ताल्लुक से यहाँ पर पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 24 में हुकूमत की जानिब से एजुकेशन बेनिफिट्स क्या क्या लिए। वेटरनरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज कोर्सेस में क्या दाखिला लिया था, क्या गवर्नमेंट मेडिकल सीट ली थी, क्या गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग सीट ली थी, या फिर आयुर्वेदिक कोर्सेस, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी कोर्सेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला लिया था, डिप्लोमा कोर्सेस में दाखिला लिया था, मेडिसिन के PG कोर्सेस में दाखिला लिया था, या दीगर प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला लिया था, या किसी तरह से तमाम यहाँ पर जो है BA, BSc, BCom, MCom
बीकॉम, एमएससी, सरकारी हॉस्टल, अगर से आपने अपने एजुकेशन टाइम एजुकेशन पीरियड में गवर्नमेंट की किसी फैसिलिटी का आपने फ़ायदा लिया था तो उसकी यहाँ पर आपको जानकारी देना है। इसी तरीके से इसी में सवाल है बी में, सरकारी मुलाजमत के फ़ायदे। बी में जो है सरकारी मदद के आपको ग्रुप ए, बी, सी, डी, इसमें से कोई आप जॉब मिला आपको गवर्नमेंट से, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी, जिसे जो है सबसे कम चपरासी जिसे कहा जाता है, पियोन, इस तरह की आपको क्या तो जॉब वगैरह मिली है, उस तरह का यहाँ पर पूछा गया है। अपने यहाँ पर इसी में सी में पूछा गया है रेसिडेंशियल स्कूल्स या फिर हॉस्टल्स की सहूलत आपने अपने स्टूडेंट पीरियड में इस्तेमाल की है। प्री मैट्रिक हॉस्टल, पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल, नवोदया मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, रानी चन्नम्मा रेसिडेंशियल स्कूल, कस्तूरबा, क्या आपने इसमें से किसी स्कूल से अपनी तालीम के तालीमी मरहले के दौरान क्या इस्तेमाल किया है, ये इसमें पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि आप आप जब आपके एजुकेशन के दौरान आपने किसी तरह की स्कॉलरशिप अवेल की थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है स्कॉलरशिप अवेल की थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फॉरेन स्टडी स्कॉलरशिप या दूसरा किस तरह की स्कॉलरशिप अगर से आपने अवेल की थी तो उसकी यहाँ पर आपको जानकारी देना है। फिर इसी में ई से पूछा जाए, ई में पूछा जाए रिजर्वेशन से दीगर बेनिफिट्स वगैरह आपको क्या कुछ मिला है, अगर से आप एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी हैं आप, अगर से आपको उसमें से किसी तरह का आपने फ़ायदा लिया है, किसी आपको ख़र्च पर किसी तरह की सब्सिडी मिली है, कॉरपोरेशन बोर्ड की जानिब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई आपको लोन मिला है, या आपको जो है मुफ्त साइट या प्लॉट मिला है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड आपको कहीं से मिली है रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, तो अगर से मिली है तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ पर देना है। फिर इसी तरीके से क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक को आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 371J के तहत खुसूसी फ़ायदे हासिल हैं, तो यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 371J के तहत आपको कुछ फ़ायदे मिले हैं या नहीं हैं। क्या आपको एजुकेशन सेक्टर में 371J से कुछ फ़ायदा मिला है, क्या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आपको 371J से फ़ायदा मिला है, अगर से हाँ तो हाँ लिखना है, अगर से नहीं है तो नहीं लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक अहम सवाल पूछा जा रहा है जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट वगैरह का परसेंटेज क्या है गवर्नमेंट को मालूम होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, क्या आप बरसरे रोजगार हैं, क्या आप एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, घरेलू काम नहीं, अभी आपको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, क्या आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया है, काम करने की सलाहियत नहीं है, पढ़ाई की वजह से काम नहीं किया जा रहा है, या फिर आपको मुलाजिमत की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कई ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पर जो है ये थोड़ा सा ये ग्रेड 1 किस तरह से जो है गैर सरकारी सेक्टर में माहाना तनख्वाह पर अगर से खुसूसी ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद, जैसा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा कि आप किसी गवर्नर, सीएम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हैं, क्या इस तरह की वहाँ पर जानकारी दी जा रही है। मरकज़ी हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत में आपने कोई सर्विस दी है, सेंट्रल एजेंसीज, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन में आपने खिदमत दी हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, रियासती हुकूमत में खिदमत की, जो ग्रेड 1 के हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कौन से आपने ये किए हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देना है। मल्टीनेशनल कंपनी, टेक्नोलॉजी इदारे, इस तरह की यहाँ पर ये है इस तरह से। अच्छा, फिर आप पेंशनर्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है कि आप पेंशनर हैं तो आप किस तरह के पेंशनर हैं, ये पेंशनर्स का है। अगर से पेंशनर तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ए, बी के आप ए ग्रुप, बी ग्रुप के आप पेंशनर हैं, या फिर डी ग्रुप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सी या डी ग्रुप के पेंशनर हैं, इस तरह के आपको पेंशन, या फिर आप डिफेंस से जो है रिटायर्ड हो गए हैं या दीगर, उसको आपको यहाँ पे वाजे करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28
28 में आप फिलहाल पूछा जा रहा है कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपका कारोबार क्या है, आपका पेशा प्रोफेशन क्या है, आज का आपका प्रोफेशन क्या है। यहाँ पर पूरे ऑप्शंस वगैरह दिए हैं, तकरीबन 110 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। अगरबत्ती कारखाना, अगरबत्ती मुलाजिम, जिस तरह से 100 आपका ज़ाती मुलाजिमत है, आपका पेशा क्या है, उसके ताल्लुक से यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कितने हैं देखिए, 110 ऑप्शंस दिए गए हैं। 110 ऑप्शंस में आपको बताना है, 110 ऑप्शंस दिए गए हैं। 111 कुछ भी नहीं है और बता रहा, तो ये ऑप्शंस है, इसमें से आपको एक टिक करना है। इसी तरह से फिर MSME 29 में पूछ रहा है कि आपने MSME में रजिस्टर कराया है, अगर से हाँ तो हाँ लिखिए, ना तो ना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अहम सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि आपका खानदानी पेशा क्या है। जिस तरह से बताया जाता है कि भाई जो खानदानी पेशा होता है, ज़राअत है, मवेशी पालन है, धात कारीगर, नजूमी, हज्जाम, तमाशा बताने में, पान फरोश, लोहार, खसाई का बढ़ई, खबर खोदने वाला, भूवेन, दूध फरोश, ये इस तरह के पेशे यहाँ पर, ये पेशों की भी एक बड़ी तफसील यहाँ पर बताई गई है। तकरीबन काफ़ी पेशे बताए गए यहाँ पर। ये देखिए 81 यहाँ पर जो है पेशे बताए गए हैं। 81 पेशे, 80 पेशे बताए गए हैं टोटल। यहाँ पर 80 पेशे बताए गए हैं। इसमें से आपको वो कौन सा पेशा जो है आप इख्तियार किए हुए हैं वो वहाँ पर बताना है। मंदिर का म्यूज़िक, तबला बजाने वाला, सेंधी मजदूर, कठपुतली दिखलाने वाला, तरकारी, फल फूल, सड़क व्यापारी, बर्तन साज, जुलाहा, लकड़ी नक्श निगार, ऊनी कंबल बनाने वाले, ऊन तराशने वाले, इस तरह के टोटल 80 पेशे यहाँ पर बताए गए हैं। उसमें से आपको जो आप कह रहे हैं, अगर से आपके पास नहीं है तो ऑप्शन 81 भी है और ऑप्शन 82 भी है कि कुछ भी नहीं है, आप भी बता सकते हैं। अच्छा, फिर आपको बताना है ये जो आपका वो पेशा अभी भी जारी है, ख़ानदानी पेशा। जो एक क्वेश्चन पूछा 31 में पूछा जा रहा है कि आपका ख़ानदानी पेशा जारी है, यानी कि आपके बाप दादा समझिए लोहार थे, तो आप भी वो लोहार का काम कर रहे हैं, अभी भी वो पूछा जा रहा है। लोहार थे या फिर बीड़ी बनाते थे, वो बीड़ी बनाते थे, तो वो पेशा अभी भी जारी है क्या, पूछा जा रहा है। अगर से हाँ तो हाँ बोलिए, या नहीं आपने वो पेशा छोड़ दिया है तो नहीं लीजिए। जिस तरह उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है पेशे की वजह से बीमारी, आपके इलाके की मुकामी बीमारियां, जैसे कि कई पेशे होते हैं जिससे जो है वो पेशे इख्तियार करने वाले कई तरह की बीमारियों में मुलविस होते हैं। जैसे बीड़ी बनाने वाले के हाथ पूरी तरीके से ख़राब होते हैं, वो तपेदिक, उनको जो है तपेदिक का भी होता है। जो कई ऐसे पेशे जो सेहत के लिए मुज़िर असरात साबित हो सकते हैं, वहाँ पर निशानदही की गई है पेशे की वजह से बीमारी और आपके इलाके मुकामी। यहाँ पर आपको वो मार्कआउट करना है, एलिमिनेटर को बताना है क्वेश्चन नंबर 32 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेली वेजेस काम करने वाले मजदूर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में पूछा गया कि आप क्या करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किस तरह से, क्या ऑप्शंस दिए गया उसमें। होटल में काम करते हैं, डेली वेजेस मजदूर, अगरबत्ती कारखाने, बीड़ी बनाना, घरेलू काम, कारीगर, आर्जी मजदूर, दीगर वगैरह जो भी है। अगर आप रोज़ाना उजरत करते तो यौमिया बताएं, यानी कि आप कितनी कमा लेते हैं, दिन में कितने कमा जाए, उजरत माना मिलते हो, माना उजरत। अगर से डेली, अगर से कोई मजदूर जाता है डेली उजरत, जो घर बांधने का मजदूर होता है, उसकी रोज़ाना 600 रुपये मिलती है। अगर से जिस दिन जाता है उस दिन 600 रुपये मिलती है, जिस दिन नहीं जाता उस दिन नहीं मिलती है। तो इसी तरह से अगर से उसको माहाना, अगर से वो उजरत पे है उन्हें, तो अगर से उसको कितनी तनख्वाह कितनी मिलती है, माहाना 15,000 16,000 जितनी भी मिलती है उसको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट आ रहा है 34, क्वेश्चन नंबर 34 इंडिविजुअल एनुअल इनकम, इंडिविजुअल एनुअल इनकम बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 है इंडिविजुअल एनुअल इनकम 20,000 से कम है, 20,000 से 1 लाख के दरमियान है, 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान है, 2.5 लाख से 4 लाख, जो भी आपकी इंडिविजुअल एनुअल इनकम है वो यहाँ पर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स पे ही हैं क्या, इनकम टैक्स आप पे करते हैं, अगर से हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, जो भी आपके पास है ये बताना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपका बैंक अकाउंट है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है क्या आपका बैंक अकाउंट है।
बैंक अकाउंट है क्या पूछा जा रहा है। हाँ तो हाँ, अगर से नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर से हाँ तो है तो नेशनलाइज बैंक में है क्या, कमर्शियल प्राइवेट बैंक में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, कहाँ पर है, आपको इसकी जानकारी देना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 भी काफ़ी अहम है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है क्या आप, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है क्या किसी स्किल डेवलपमेंट की में आप महारत चाहते हैं क्या। स्किल डेवलपमेंट की कर्नाटक में अलग से मिनिस्ट्री है, तो आपकी सलाहियतों की फनी सलाहियतों इजाफे के लिए पूछा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट में आप महारत चाहते हैं क्या, जैसे टेक्सटाइल और कपड़े की सिलाई, मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी चेकर, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, किस तरह के स्किल डेवलपमेंट में आप महारत हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं। देखिए ये हॉस्पिटलिटी, मेहमान हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म का भी बात की गई है, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, रिटेल, कॉमर्स, कई तरह के ऑप्शन दिए गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं क्या, पूछा जा रहा है। हाँ अगर हाँ तो आप, अगर से आप चलाना, नहीं तो कुछ नहीं, अगर से आप हाँ तो आपको किस किस्म की तरबियत दरकार, आप किस तरह की उसमें तरबियत चाह रहे हैं, किस तरह से एक्सपर्टीज़ वगैरह बनना चाह रहे हैं, उसके ताल्लुक से यहाँ पर पूछा जा रहा है। फिर 39 क्वेश्चन है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर से आप हेल्थ इंश्योरेंस लिया है आपने क्या, अगर से LIC का सरकारी या गैर सरकारी, जिस तरह से कई गैर सरकारी कंपनियां भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, कौन सा लिया है। अगर से LIC, जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, तो गैर सरकारी कई तरह के इंश्योरेंस कंपनियां वो प्रोवाइड करते हैं। अगर से आपने नहीं लिया है तो नहीं को टिक करना है। इस तरह से ये, अब ये 40 बहुत रेयर है मगर अहम है। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह से है बात पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह से पब्लिक MLA, MPs, कॉर्पोरेटर्स वगैरह, वही बताया गया है इसमें। रुकन पार्लियामेंट है, रुकन राज्यसभा, MLA, MLC, ZP रुकन, TP रुकन, GP ग्राम पंचायत, रुकन महानगर पालिका, कॉर्पोरेटर, सिटी म्यूनसिपल काउंसलर, रुकन टाउन पंचायत, नॉमिनेटेड मेंबर वगैरह, जो भी अगर से पॉलिटिकल लाइफ में है, इलेक्टेड पॉलिटिक्स में है, इलेक्टेड पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल लाइफ में है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी देना है। चलिए फिर यहाँ पर ये जो 40 सवालात हैं, ये टोटल इसमें है 60 क्वेश्चन है टोटल। ये पूरे क्वेश्चन ईयर में सवाल 60 है। 60 में जो है इसको दो तरीके में डिवाइड किया गया है। पहला सेगमेंट 1 to 48 है, फिर उसके बाद 40 to 68 है। 1 to 40 जो है 1 to 40 जो है, ये पूरे घर के तमाम अफराद को 1 to 40 देना है। जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको 1 to 60 देना है। हेड ऑफ द फैमिली को 1 to 60 देना है। बाकी के जो भी अफराद है उनको 1 to 40 जवाब देना है। तो अब ये हेड ऑफ द फैमिली 41 क्वेश्चन से आगे बढ़ेगा, जिसमें आपकी माली हालत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। एक घर के 41 से आपके माली हालत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए, यानी कि आप लैंड ओनर हैं। 41 में पूछा जा रहा है क्या ज़मीन आपकी मिल्कियत में है तो किस किस्म की है, क्या बंजर ज़मीन है, क्या उपजाऊ ज़मीन है, क्या बाग है, क्या शजरकारी है या झाड़ वगैरह है या दीगर ये करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास जो ज़मीन है वो किस तरह से हासिल की गई, क्या आपकी आबाई है यानी कि आपके बाप दादा से आपको मिली है, क्या आपको तोहफे में कोई मिली है, या फिर इनामी ज़मीन है, या फिर आपने ख़रीदा है, यह भी आपको वाजे करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि कितने एकड़ है, कितने गुंटा, कितने गुंटा है वो भी पूछा। अच्छा फिर ज़मीन है तो उस पर पानी आबपाशी का ज़रिया कैसा, इस तरह पूछा गया है। क्या तालाब के ज़रिए है, क्या दरिया बाजू है, क्या बोरवेल है, क्या लिफ्ट है, क्या खुला कुआं है, चश्मा है, क्या बारिश पर मुनहसर है, वो भी यहाँ पर पूछा गया है। आबपाशी का आपका खेत है, आपकी जो ज़मीन है उसको पानी, आपके जो काश्तकारी कर रहे हैं उसको पानी किस तरह से फराहम किया जा रहा है, उसके ताल्लुक से पूछा गया है। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर है 42, घर के जरिए हासिल करदा खर्च। अगर से आपने कर्ज लिया है, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा जा रहा है कि आप पर कर्ज है, कर्ज लिया है तो किस लिए लिया है,
क्या शादी के लिया है या किसी रिलीजियस काम के लिए लिया है या फिर इलाज के लिया है, एजुकेशन के लिया है, क्या जो आप कारोबार कर रहे हैं उसको जारी कर रखने के लिया है, कर्ज लिया है तो किस लिए कर्ज लिया है उसकी भी यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। इसमें भी ऑप्शंस हैं, तकरीबन 15 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। कर्ज लिया है तो किससे कर्ज लिया है यहाँ पर पूछा जा रहा है। कर्ज लिया है तो कर्ज का जरिया क्या है, कर्ज किससे लिया है, बैंक से लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लिया है, कहाँ से लिया है, वो यहाँ पर बताना है आपको कि कर्ज किस तरह से लिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में जो है पूछा जा रहा है कि आपके घर में मवेशी कितने हैं, कौन से मवेशी हैं, बैल है या गाय है, भैंस है, कितने हैं, बकरी है, भेड़ है, ये छेली है, बकरी है, मोर, बतख, जो भी है उसकी तफसीलात आपको यहाँ पर देनी है। तो बैल है तो कितने हैं, गाय है तो कितने हैं, भैंस है तो कितने हैं, और फिर इसके अलावा यहाँ पर ना ज़राअत से जुड़ी क्या क्या सरगर्मियाँ आपके पास अंजाम दिए जाते हैं। आप मवेशी पालन भी करते हैं क्या, फार्म जिस तरह से किया जाता है, गोट फार्मिंग की जाती है क्या, वो क्या जिस तरह से फिश फार्मिंग की जाती है, या बकरी फार्मिंग की जाती है, जिस तरह से शहद की मक्खी पालन की जाती है। इस तरह से पूछा गया है कि अगर से ज़राअत से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह है उसमें भी आप एक्टिव हैं क्या, पूछा गया। इस तरह से पूछा गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आपके पास, घर है, तिजारत कमर्शियल बिल्डिंग है, या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, क्या ओपन प्लॉट है, या दीगर इमारतें कितने हैं या पूछा गया है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज कितने हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। जैसे साइकिल, 2 पहिया साइकिल है आपके पास, या आप 2 पहिया स्कूटर चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, या फिर आप ऑटो है आपके पास, कार, वैन, बस, यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से आपकी माशी, आपका लाइफ स्टाइल जानने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आपका पूरी तरीके से आपका लाइफ स्टाइल किस तरह से वो जानने की कोशिश की जा रही है। आपके पास कार है, या आपके पास 2 व्हीलर है, या आपके पास साइकिल है, आप वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके पास इंटरनेट है, क्या आप एसी इस्तेमाल करते हैं, आपके पास टीवी है, आपके पास यूपीएस है, आप मोबाइल रखते हैं, लैंड नंबर रखते हैं, फैक्स रखते हैं, कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाओं की मशीन रखते हैं, पंप सेट रखते हैं। अगर यहाँ पर आपकी लाइफ स्टाइल को जानने की कोशिश की गई है 46 क्वेश्चन में। इसको भरते वक्त भी आप ध्यान रखिए, काफ़ी लंबा 21 ऑप्शंस 24 ऑप्शंस दिए हैं, फसल काटने में जेवरात 24 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए, यहाँ पर पूछा गया है कि आपके ख़ानदान से जो है फ़ायदा, हुकूमत से हासिल क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। ख़ानदान के सारे अफराद, ये इंडिविजुअल का नहीं, ख़ानदान के सारे अफराद, क्योंकि 40 से 60 तक जो है वो हेड ऑफ द फैमिली, पूरे फैमिली का स्पोक पर्सन बनकर बात करेगा। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि हुकूमत से आपकी फैमिली क्या क्या फ़ायदे ले रही है। जैसा कि अगर से हम देखा जाए तो जो पेंशन है, भाग्य लक्ष्मी घर की जो हेड ऑफ द जो घर की जो बड़ी खातून है उसको भाग्य लक्ष्मी मिल रही है। गृह लक्ष्मी है, जिस तरह से युवा निधि जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से युवा निधि मिल रही है, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जिनको 3 साल तक जॉब नहीं मिला है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, तो उनको युवा निधि मिल रहा है। इस तरीके से पूरा पूछा जा रहा है कि किस तरह की गवर्नमेंट से कुछ आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, आपके ख़ानदान को इसमें पूछा जा रहा है, मिल रहे हैं, तो आपको इसमें जानकारी देना है। अच्छा, फिर आपका रेजिडेंशियल भी देखा जा रहा है कि आप किस इलाके में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखा जा रहा है कि आपके रेजिडेंशियल के आपके आसपास आप कहाँ रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, सिटी में हैं क्या स्लम इलाके में रह रहे हैं। अगर से आप रूरल एरिया में रहे तो क्या वो रेवेन्यू विलेज है। अगर से आप रेवेन्यू विलेज तो क्या आप फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, क्या हिल स्टेशन में रहे, हिल पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं,
कहाँ रह रहे हैं आपकी, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई। क्वेश्चन नंबर 49 में आपके मकान के ताल्लुक से जानकारी ली जा रही है कि आपका मकान किस किस्म का है। क्या आप आरसीसी छत के साथ पक्का घर है, क्या आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं या मिट्टी का कच्चा घर है, ईंटों की दीवार है, खुपरेल या शीट छेद, नारियल के पत्तों या सुपारी घास से बनी हुई झोपड़ी में किस तरह से आप किस तरह के मकान में रह रहे हैं, उस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में आपके घर के ताल्लुक से पूछा जा रहा है। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में आप जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर का आपका सोर्स क्या है, किस तरह से पी रहे हैं, नल है, हैंडपंप है, या फिर कुएं से पानी पी रहे हैं, या नदी नाला नहर से ला रहे हैं, या घर का आंगन घर के अंदर नल है, क्या घर कुआं है, घर के अहाते में बोरवेल है, या फिर टैंकर के जरिए आप पानी मंगा कर पी रहे हैं, किस तरह का पानी आप पी रहे हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स यहाँ पर आपको जवाब देना है। अगर जब सिटी में भी हैं या फिर देहात में हैं, जो भी आपके पास ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है उसका आपको जवाब देना है। इसी तरह से आप पकवान के लिए क्या इस्तेमाल, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है पकवान के लिए आप किस तरह से ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऑप्शन है उसमें, आप क्या करंट पर पकाते हैं, क्या आप मिट्टी के तेल पर पकाते हैं, क्या आप एलपीजी पे पकाते हैं, क्या बायोगैस पे पकाते हैं, क्या जलाने की लकड़ी या फिर सोलार एनर्जी, या खाना नहीं पकाया जाता, या कोयला, गोबर के भूसा, किस तरह से आप पकवान के लिए किस तरह की एनर्जी, किस तरह का ईंधन इस्तेमाल करते हैं, उसके ताल्लुक से क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आप जिस घर में हैं, आप वो आपके घर के ताल्लुक से, आपकी मिल्कियत के ताल्लुक से पूछा जा रहा है। आप जिस घर में हैं उसकी तफसीलात पूछी जा रही है, क्या ये आपका ओन घर है या फिर किराए का है, या फिर क्वार्टर्स में रह रहे हैं, गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर रह रहे हैं, या फिर हाउसिंग स्कीम में, गवर्नमेंट की किसी हाउसिंग स्कीम में आपको अलॉट हुआ है वो उसके ऊपर, या फिर आप सरकारी ज़मीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उसकी जानकारी दी है। सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा कर रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर जानकारी पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 52 में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 52 में आपके पास कोई जगह है या नहीं पूछा जा रहा है या ओपन प्लॉट आपके पास है, कोई प्लॉट है क्या वो प्लॉट हुकूमत से मंजूर शुदा है, किसी स्कीम तहत हुकूमत ने आपको दिया है, या फिर ज़ाती जगह पर है, हुकूमती जगह पर आपने घर बनाया है, या गैर कानूनी कब्ज़ा है, उस तरह से पूछा जाए। फिर यहाँ पर और एक अहम बात पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 54 में, बैतुल खला, लैट्रिन की सहूलत आपके घर में है या नहीं है, घर के अंदरूनी हिस्से में है लैट्रिन, घर के आंगन में है, या फिर आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप दीगर बोल के पूछा गया है, यानी कि आप बाहर कहीं जाते हैं। फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि आपके पास रोशनी, लाइट का सोर्स क्या है, क्या आप बिजली इस्तेमाल करते हैं घर में, या तेल का चिराग जलाते हैं, मिट्टी का तेल जलाते हैं, या फिर सोलार लैंप इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह से बचे। और क्वेश्चन नंबर 56 फिर ये पूछा जाए आपकी लोकेलिटी में क्या ये सहूलियात दस्तयाब हैं, क्या है, इंटरनेट आपके एरिया में आता नहीं आता, रास्ता है आपके देहात के रास्ते के दरमियान, अगर से एक देहात से दूसरे देहात को अगर से जाना है तो क्या कोई पुल वगैरह पड़ता है क्या, उस तरह का यहाँ पर पूछा गया है। क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत आपके लिए अवेलेबल है, नहीं पूछा गया है, या मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, नहीं पूछा गया है, सरकारी खेल का मैदान वगैरह है या नहीं पूछा गया है, पार्क वगैरह है क्या, नहीं पूछा गया है। इस तरह से तकरीबन 11 सवाल पूछे गए। यहाँ पर ख़बरस्तान भी है या नहीं आपके एरिया में, ख़बरस्तान पूछा गया है, रूरल मार्केट है नहीं है पूछा गया है, जिम पूछा गया है, लाइब्रेरी है या नहीं है पूछा गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 में एक अहम सवाल पूछा गया है, ख़ासकर ये देही इलाकों के लिए अहम सवाल होता है, क्या आपका रेजिडेंशियल एरिया किस ख़तरे से दो चार है, क्या वहाँ पर हमेशा सैलाब आते रहता है, या समंदरी कटाव है, या वहाँ पर ज़मीन खिसकती रहती है, क्या वहाँ पर क़हत पड़ता है, क्या वहाँ पर ह्यूमन और जानवरों में, एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट है, या जंगली आग के ख़तरात है। इस तरह से आपके रेजिडेंशियल, अगर से आप शहरी इलाकों में है तो भी यहाँ पर मुसलसिल जो है पानी जैसी सूरत हाल यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर इसका भी ध्यान रखें। फिर यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आपके क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है कि आपके कुंबे का कोई फ़र्द एनआरआई है, एनआरआई।
58 में पूछा जा रहा है एनआरआई है क्या कोई आपके, अगर से एनआरआई है तो कौन से कंट्री में है? अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जापान में है, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में है, गल्फ कंट्रीज़ में है, कनाडा में है, रशिया में है, किस तरह के कौन से कंट्री में आपका घर का फर्द एनआरआई है, उसको यहाँ पर आपको वाजे करना है। और फिर पूछ रहा है कि किस तरह की कारोबार क्या करते हैं, अगर से हम क्या डॉक्टर हैं, क्या इंजीनियर हैं, क्या कारोबार करते हैं। अच्छा, फिर 59 में भी एक अहम पूछा गया है, क्या आपके कुंबे में कोई कोर्ट में केस चल रहा है? अगर से हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। अगर हाँ तो आप कानूनी खिदमत अथॉरिटी से या तो आप लीगल सर्विसेज वगैरह से आपका वाकिफ है, वो आपको यहाँ पर वाजे करना है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि आपका कुंबा किसी वजह से, कुछ वजह से आप बेघर हुए हैं क्या, बेसहारा हुए हैं क्या। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। अगर से हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं। अगर हाँ तो अगर से आपका कुंबा किसी वजह से मुतासिर बेघर हुआ है तो क्या आप इसकी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई, फिर आपको रिहैबिलिटेट किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 60 का आखिरी है। तो इन 60 क्वेश्चंस का आपको इत्मीनान से जवाब देना है। वक्त एलिमिनेटर आएगा तो उसके साथ आपको ताउन करना है, ताउन करके वो आपको सही जवाब देना है। आप सही जवाब देंगे तो गवर्नमेंट के पास सही डेटा आएगा, सही डेटा आएगा तो आपके लिए हुकूमत सही तरीके से प्लान कर सकेगी, सही तरीके से प्लान होगा तो सही तरीके से मनसूबाबंदी होगी, तो सही तरीके से बजट अलॉटमेंट होगा। चाहे वो किसी कम्युनिटी को, जिस तरह से गवर्नमेंट कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जो कम्युनिटी जितने % है उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर से मुसलमानों की करें तो माना जाता है कि कर्नाटक में 14% मुसलमान हैं। तो क्या बात अगर से मजमूई बजट जितना होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जितना बजट होता है उसका 14% मुसलमानों को मिलना चाहिए। कब मिलेगा मुसलमानों को 14% बजट? जब हुकूमत के पास डेटा होगा, कि भाई कितने मुसलमान गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, कितने मुसलमान सरकारी नौकरियों में, कितने मुसलमान हैं। एक मुला अभी अगर से मालूम हुआ कि भाई 4% है मुसलमान, 4% जो है, सिर्फ 4% सरकारी नौकरी में है, जबकि मुसलमानों की आबादी 14%। तो हुकूमत को एनालिसिस करने में, एक पॉलिसी बनाने में आसान है किस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों का शरह तनाज़, जिस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ जा सकी, हुकूमत इस पर पॉलिसी बना सकी। फिर गवर्नमेंट ये देखी कि भाई इंजीनियरिंग, कितने मुसलमान बच्चे इंजीनियरिंग सीट लेते हैं, कितने मुसलमान बच्चे मेडिकल सीट लेते हैं, ये डेटा आएगा उससे। तो गवर्नमेंट अगर से कम लेते हैं तो किस तरह से मुसलमान बच्चों को इंटेंसिव दिया जाए, किस तरह से उनको रिजर्वेशन देकर उनके इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सीट का इजाफे किया जाए, इस तरह का डेटा आएगा। तो आप तमाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे एलिमिनेटर्स जब आएंगे तो उनके साथ भरपूर ताउन कीजिए और सही डाटा हुकूमत को फराहम कीजिए। शुक्रिया।